हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर है जिसमें दो कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। किसने लिखा, किस कवि ने लिखा, जल्दी से मुझे आप लोग बताइए, क्योंकि उनकी तस्वीर आपके सामने तो है कि आप लोग पहचान सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट मुझे बताइए दोनों कविताएं किसने लिखी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करने के लिए रोजाना सर लाइव हाजिर होते हैं, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आ जाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ में, और सेशन को जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि सेशन मजेदार होने वाला है। क्योंकि दो कविताएं, दोनों ही कविताएं बहुत अच्छी है, गजब की, जिसमें हम लोग कविताएं पढ़ने के बाद में एमसीक्यूज और डेस्क्रिप्टिव जितने भी क्वेश्चन वो सभी हम लोग हल करेंगे। तो जल्दी से जुड़ो एक बार, फिर हम लोग चर्चा करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, पढ़ाई जी चल रही है आप लोगों की? हाँ, आ जाइए। तो ध्यान रखना, छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख के लेखक कौन है? उमा शंकर जोशी। ध्यान रखना, उमा शंकर जोशी जी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली कविता है छोटा मेरा खेत। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने, समझो ध्यान से। कवि ने कागज के पन्ने को एक खेत जैसा माना है, और जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में वर्षा होने के बाद में या पानी देने के बाद में उसमें बीज डालता है अच्छे अच्छे, और वो जब बीज गल करके अच्छे से वह अंकुरित होकर के फसल के रूप में तैयार हो जाती है, उसी प्रकार कवि एक छोटे से पन्ने को, एक कागज के टुकड़े को, चौकोर को एक खेत मान लेता है, और उसमें शब्द रूपी बीज यानी शब्दों के द्वारा उसमें लिपिबद्ध कुछ लिख देता है। अब जैसे किसान उसमें खाद डाल करके उन पौधों को, एक फसल के अंकुर हुए पौधों को एक फसल के रूप में तैयार करता है, तो कभी इसमें अपनी कल्पना और भाव के अनुसार एक रसायन रूपी पदार्थ उसमें डाल देता है, जिससे वो एक कविता रूपी कविता के रूप में तैयार हो जाता है। अब कभी जैसे ही उससे वह कविता रूपी जो कविता तैयार हो जाती है, तो उसमें छंद अलंकार रूपी जैसे फल फूल उसमें लगने लग जाते हैं। जिस प्रकार से कभी एक फसल पौधा, जिस भी फसल को बोता है अपने खेत में, जो जैसा बीज डालता है वैसी फसल होगी, तो वैसे ही उसको फल फूल प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार कवि को भी इस कविता में जिस प्रकार खेत को किसान जो अनाज उगाता है उसको फसल प्राप्त होती, वैसे ही कवि इस कविता को एक अक्षय पात्र के रूप में बताया कि अक्षय पात्र है जिसमें कभी अनाज खत्म नहीं होता है, ऐसा पात्र जिसमें कभी अनाज खत्म नहीं होता है। तो ये सब इसमें लिखा हुआ, यही सारांश में लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा आप लोगों के अनुसार। अब हम लोग करते हैं कविता की स्टार्ट। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि ने एक कागज के पन्ने को एक छोटा सा खेत, एक चौकोर छोटा सा खेत मान लिया है। यानी कवि के पास एक छोटा सा एक चौकोर पन्ना है, जिसे कवि ने एक कागज के पन्ने को एक छोटा सा खेत मान लिया है। कोई अंदर कहीं से आया, छन का बीज वहां बोया गया। अब कवि के मन में एक आंधी आई, बहावों की क्या आई? एक आंधी, अंदर यानी बहावों की आंधी आई। भाव आएंगे मतलब शब्दों की आंधी आई, और छन का बीज वहां बोया गया। और कवि को जैसे ही एक भावों की आंधी आई, तो कवि ने सोचा कि क्यों न इसे लिख दिया जाए। तो उसी क्षण, उसी पल कवि ने उस कागज में शब्द रूपी बीज बो दिए। यानी कि कोई अंदर कहीं से आया, छन का बीज वहां बोया गया, यानी शब्द रूपी बीज कवि ने डाल दिया। जिस प्रकार से एक किसान आंधी, अंदर तूफान, बारिश आने के बाद में बीज डालता है अपने खेत में, उसी प्रकार कवि ने भी शब्द रूपी बीज यानी लिपिबद्ध शब्दों को कर दिया उस कागज के पन्ने पर। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, वैसे कवि ने उस पन्ने पर अपने खेत में क्या कर दिया? शब्द रूपी बीज बो दिए। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब किसान तो क्या करता है? किसान उसमें अलग अलग प्रकार के खाद डालता है, रसायन डालता है, तब फसल को तैयार करता है। अब कवि क्या कर रहा है? कल्पना और भावों के उन शब्दों में अपनी कल्पना और अपने भावों के मन के विचार उसमें क्या कर दिया? रसायन रूपी पदार्थ, खाद उसमें डाल दिया।
बीज गल गया निशेष। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में बीजों को डालता है वह गल करके एक अंकुर के रूप में फूटता है, उसी प्रकार कवि ने जैसे अपनी कल्पना और भाव मन का विचार उसमें उन शब्दों में मिला दिया है, कल्पना के अनुसार रसायन उसमें डाल दिया है, खाद डाल दिया है, तो वह जिस प्रकार बीज गल करके एक अंकुर के रूप में फूटता है वैसे ही शब्द भी क्या हो गया, गल करके एक शब्द के रूप में अंकुर फूटे, यानी शब्दों के रूप में एक अंकुर फूटने लगे। जिस प्रकार से बीज गल करके अंकुर फूटते ना, उसी प्रकार शब्द रूपी अंकुर फूटने लगे, उगने लग गए। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज डालकर वह गल करके अंकुर के रूप में फूटता है और उसके बाद में फसल के रूप में तैयार होती है, तो उसमें फल फूल से वह पेड़, वह पौधा है, वह क्या हो जाता है, लग जाता है। उसी प्रकार जैसे ही कवि के शब्द रूपी अंकुर जो फूटने लगते हैं, तो उसमें पल्लव पुष्पों यानी कि छंद, अलंकार आदि से वह कविता लग जाती है। जिस प्रकार से किसान की फसल फल फूल आते हैं, वही फल फूल के रूप में कवि के अलंकार, छंद, रस, इस प्रकार के फल फूलों से वह पौधा, वह कविता है क्या है, लदी हुई है, वह कविता झुक गई है। वापस देखिए कवि क्या कह रहा है। कवि को एक छोटा सा जो एक चौकोर पन्ना था, कवि ने उसे अपना खेत समझा, और जैसे ही कवि को एक शब्द रूपी आंधी आई, मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, उन भावों को वह शब्द रूपी बीज के रूप में उस कविता, उस पन्ने पर उन्होंने शब्द के रूप में लिपिबद्ध कर दिया, उन शब्दों को उसमें लिख दिया। अब उसमें अपने मन के भाव और कल्पना को जोड़ करके उसमें रसायन रूपी खाद उसमें डाल दिया है, और वह बीज जैसे ही गल गया, वह बीज जैसे ही उसमें गल गया, तो सर आप 175 में चले जाइए, मेरा ये, हाँ, तो अब जैसे ही वह जो शब्द था, जैसे बीज है गल करके अंकुर के रूप में फूटेगा, वैसे ही वह जो कवि ने क्या किया, कवि ने शब्द रूपी बीज डाला। तो जैसे किसान है, बीज डालेगा, गलेगा, अंकुर में फूटेगा, तो कवि ने जो शब्द डाला था वह अंकुर के रूप में क्या करने लगे, फूटने लग गए। कब फूटे वो, जब उसमें अपनी कल्पना का उसमें प्रयोग कर दिया है। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। और वह जो पौधा है, जिस प्रकार से कवि उसमें बीज डालकर वह गल करके बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसमें फल फूल आ जाता है, जिससे वह झुक जाता है, लग जाता है पूरा। वैसे ही कवि की कविता में जो शब्द रूपी कविता बोई थी उस चौकोर से खेत में, छोटे से पन्ने में, उसमें अलंकार, छंद, रस आदि रूपी फल फूल से वह कविता लद गई थी। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज मैंने यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ यहाँ लिख दिया, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग ध्यान रखना। भावार्थ देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि उसे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत के समान लगता है। जब कवि के मन में भावों का आवेग उमड़ता है, अर्थात भावों की आंधी आती है, तो वह उस चौकोर खेत में विचारों रूपी शब्दों का बीज बो देता है। अर्थात उस चौकोर पन्ने पर विचार रूपी शब्दों को लिपिबद्ध कर देता है। जब इस विचार को कवि की कल्पना और भाव आदि मिल जाते हैं, तो ये शब्द अंकुरित हो जाते हैं। जिस प्रकार एक बीज पूरी तरह से गलकर वह अंकुरित होता है, उसी प्रकार वे सभी शब्द भी अंकुरित हो जाते हैं। शब्द रूपी बीज जब अंकुरित होकर कविता रूपी पौधा बनता है, तो उसमें भाव रूपी नए नए पत्ते आते हैं, अलंकार, छंद आदि नए नए फूल लगते हैं, तो वह इनसे झुक जाता है, तो उसमें विशेष प्रकार के गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार खेत में भी बीज विकसित होकर पौधे का रूप धारण कर लेता है, तो वह पत्तों फलों से लदकर झुक जाता है। तो बताइए समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब यहां देखो, यहां अलंकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो क्या करना है, विचार रूपी बीज, छंद रूपी बीज, कल्पना रूपी रसायन, ठीक है, और पल्लव रूपी पुष्प। यहां पे रूपक अलंकार ध्यान रखना है आप लोगों को, जो मैंने यहां लिख भी दिया है विशेष में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बताइए जल्दी से, पहला पददान समझ में आया नहीं आया? फटाफट। तत्सम प्रदान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, छंद मुक्त कविता, छंदों का प्रयोग नहीं किया गया, शैली प्रतीकात्मकता है, प्रथम दो पंक्तियों में छंद रूपी बीज, कल्पना रूपी रसायन, शब्द रूपी अंकुर में क्या है, रूपक अलंकार है, और वर्णों की आवर्तीकरण है हमारा अनुप्रास अलंकार। कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, यहाँ पे अलंकार आ रहा है, छंद तो नहीं आ रहा, वैसे छंद मुक्त कविता है, तो इनको ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट पदांश है, झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छन की, कोई कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का
अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि ने जो छोटा सा जो खेत, चौकोर पन्ने वाला जो खेत जिसे समझा था, एक छोटे से पन्ने को जिसे खेत समझा था, उस खेत को कवि ने क्या कह दिया, रस का अक्षय पात्र कह दिया है। रस का अक्षय पात्र क्या होता है, जिसमें कभी कोई अनाज खत्म नहीं होता, जितना निकालोगे उतना वापस से भर जाएगा। आपको पता है रस का अक्षय पात्र किसको, किसने दिया था, याद करो जल्दी से, महाभारत जल्दी से याद आ जाएगा, चिंता मत करो। अब कवि कहता है कि कवि ने जैसे ही, कवि को जैसे ही शब्दों भावों की एक आंधी आई थी, तो उन भावों को जैसे आंधी आई तो उन शब्द रूपी पन्ने पर उन्होंने अपने खेत में लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। उसमें रसायन रूपी कल्पना रूपी रसायनों का प्रयोग करके वह अंकुर के रूप में फूटने लगे और फल फूल उसमें लगने लगे। अब झूमने लगे फल, अब झूमने लगे फल, रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती रही, और जैसे ही उसमें फल झूमने लग गए तो वह एक अद्भुत रस उसमें से निकलने लग गया। किसमें से, उस कविता में से अमृत धाराएं फूटने लगी। और जब रस ही अद्भुत हो तो उसमें अमृत धाराएं फूटेंगी भी, यानी फूटने लग गई। रोपाई छन की, और जो मैंने रोपाई की थी, जो मैंने कविता लिखी थी चौकोर पन्ने पर, वह जो रोपाई की थी मैंने, जो मैंने शब्दों रूपी धान लगाया था, वह केवल कुछ समय के लिए ही मैंने उसमें मेहनत की थी। किसान की तरह इतनी मेहनत लंबे समय तक मैंने नहीं की, कुछ समय के लिए मैंने वह रोपाई की थी, कटाई अनंतता की, और कुछ समय के लिए जो मैंने मेहनत की थी उसी कटाई में अनंत समय तक करता रहूंगा, क्योंकि जब जब कोई भी पाठक इसको पढ़ेगा उसको रस का आनंद प्राप्त होगा, उसको मनोरंजन उसका होगा, उसको आनंद की प्राप्ति होगी। लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। लेकिन एक किसान की जो फसल है, किसान जैसे ही उस फसल को काट लेता है तो उसको रस प्राप्त होता है, उसके बाद वह फसल समाप्त हो जाती है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कवि, क्या कह रहा है, जितनी बार भी उसे काटोगे ना, जितनी बार भी लूटोगे ना, वह बिल्कुल भी कम नहीं होगी, जितना काटोगे उतना ही आपको ये रस देती रहेगी। जब जब कहने का मतलब क्या है कि जब जब कोई भी पाठक इस कविता को पढ़ेगा तब तब उसे फल रूपी चीज प्राप्त होती ही रहेगी, उसका मनोरंजन होता रहेगा, उसे आनंद प्राप्त होता रहेगा। रस का अक्षय पात्र सदा, यानी कि यह रस का एक अलौकिक तो है ही है, अद्भुत तो है ही है यह रस, विस्मयकारी तो है ही है यह रस, जिसे उसने कवि ने अक्षय पात्र का, यानी कि इसमें से कभी भी अनाज खत्म नहीं होगा, अनंत काल तक इसकी कटाई आप करते रहिए, तब फल प्राप्त आपको होता रहेगा। तो कवि क्या कह रहा है, कवि कह रहा है कि जब उसमें वह फल फूल उसमें लग गए, पौधा वह तैयार और कविता वह तैयार होगी, तो उससे रस जो प्राप्त हो रहा है वह विस्मयकारी हो रहा है, अद्भुत रस प्राप्त हो रहा है, और उसमें से अमृत धाराएं फूटने लग गई है। और वह जो रोपाई मैंने की थी, शब्द रूपी कविता मैंने लिखी थी, वह कुछ समय के लिए मैंने लिखी थी, लेकिन उसकी कटाई अनंत समय तक करते रहेंगे, क्योंकि उसमें से जितना भी हम लोग काटेंगे, जितना भी रस हम लोग प्राप्त करेंगे, उसमें जितना भी अनाज हम लोग प्राप्त करेंगे वह कभी समाप्त नहीं होगा, जितना काटोगे वह उतना ही बढ़ता रहेगा। इसलिए कवि ने अपने खेत को क्या कहा है भाई, रस का अक्षय पात्र कहा है, मतलब उसमें से कभी अनाज खत्म नहीं होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मैंने जो विचार रूपी शब्दों की जो फसल बोई थी, एक मिनट बेटा बताइए जल्दी, समझ में आया नहीं आया, जल्दी से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मैंने जो विचार रूपी शब्दों की जो फसल बोई थी अब वह पक गई है, जिसे कवि ने अक्षय पात्र बताया है, जिसमें कभी अनाज समाप्त नहीं होता। आगे कवि कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कल्पना रूपी रसायनों से पुष्पित और पल्लवित उसकी कृति रूपी फसल में कविता रूपी फल झूमने लगे हैं, तो उससे अद्भुत रस की अनेक धाराएं फूटती हैं जो अमृत के समान लगती हैं। यह कविता पल भर में रची गई थी, लेकिन उससे फल अनंत काल तक मिलता रहता है, यानी कुछ समय के लिए मैंने लिखी थी, लेकिन उसका जो फल मिलेगा वो अनंत समय तक मिलता रहेगा। और कवि ने कृति रूपी जिस कविता की रचना की थी उससे वह अनंत काल तक रस प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कविता कभी पुरानी नहीं होती है, उसे जब भी पाठक पढ़ता है तब ही उसे वह नया रस प्रदान करती है। कवि या पाठक इस रस को जितना लूटता है, कवि या पाठक इस रस को जितना लुटाता है उतना ही यह बढ़ता जाता है। कविता के रस का पात्र कभी समाप्त नहीं होता है। कवि कहता है कि उसकी कविता रूपी खेत छोटा सा है, उसमें रस कभी समाप्त नहीं होगा, उसमें अनाज कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, हाँ आगे देखिए।
175 में था यहाँ की सर का, मैंने भेज दिया वहाँ पे, वो आए थे 175। हाँ मेरा, हाँ तो वो चले गए वहाँ पे था 175 में चले जाए, वो मेरा ही है। अच्छा 175। हाँ अब देखिए यहाँ पे भाई क्या है कि स्टूडियो था ना, तो अब मेरा स्टूडियो ये नहीं था और बार बार टीचर आ रहे हैं, तो अब एक टीचर का ही हो सकता है, ये बार बार क्यों आ रहे हैं समझ में ये नहीं आ रहा मुझे। हाँ ठीक है चलो अब देखो यहाँ पे ये मोस्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया, आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित, ये पद्यांश आ गया और इसमें पूछा गया कि बताइए किस बोली का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग कहोगे तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कैसी कविता है? छंदमुक्त कविता है। कविता में लाक्षणिकता है, लाक्षणिकता को शुद्ध करो, देखो लक्षण ये होता है, तो लाक्षणिकता, ठीक है। शैली कैसी है? प्रतीकात्मक है। अंतिम दो पंक्तियों रस का अक्षर पात्र है, चौकोना रूप खेत में रूपक अलंकार है और वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार है। तो बताइए जल्दी से, यह कविता हमारी यहाँ समाप्त होती है। समझ में आई या नहीं आई फटाफट मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरी कविता पढ़ते हैं जिसका नाम है बगुलों के पंख। पहले मुझे बताइए जल्दी से बेटा, समझ में आया नहीं आया फटाफट बताइए जल्दी से। आ गया? आ गया सभी को? वेरी गुड ओके। अब देखो यहां बगुलों के पंख, इसमें क्या लिखा मैं समझा देता हूं, पढ़ना बाद में। क्या कह रहा है? कवि खड़ा है किसी जगह पर और उसे, और वो मौसम वह है जो समय था वो कब था? शाम का था, सांझ का, जैसे शाम होती है ना उस समय था। तो उसमें कवि देखता है कि काले काले बादलों में सफेद सफेद बगुले उड़ते हुए जा रहे हैं। और सब बगुले कैसे होते हैं? सफेद सफेद होते हैं। तो और वो कैसे उड़ते जा रहे हैं? पंक्तिबद्ध, बिल्कुल लाइन से उड़ते जा रहे हैं। और वह जो लाइन से उड़ते जा रहे हैं, तो वह एक ऐसा दृश्य था तो कवि को बहुत अच्छा लगा और कवि उसे अपलक रूप से देख रहा था, बिना पलके झपकाए देख रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा मैंने? एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, हाँ मैं कह रहा था ना जो प्रॉब्लम आ रही थी वही प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया। चलो करें स्टार्ट आगे। अब देखिए आप लोग ध्यान सुनना, मैं क्या कह रहा था कि वह जो पंक्तिबद्ध बगुले उड़ रहे थे वह कवि को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा सौंदर्य लगा कवि को, तो वह उसे अपलक रूप से देख रहा था। कवि कह रहा था कि भाई कोई रोको इसे, भाई कोई रोको इसे, ये मेरी आंखों को चुराकर ले जा रहे हैं, मुझे इन्होंने अपने माया के जाल में बांध लिया है, कोई रोको, मैं इसे देखना चाहता हूं। बस यही लिखा है इसमें। कोई दिक्कत? कहानी के रूप में याद होगा, समझ में आ जाएगा। और वो डिस्टर्ब हुई ना, आवाज चली गई थी आपकी, तो आवाज नहीं गई थी, मैंने म्यूट किया था क्योंकि मैंने कहा ना स्टूडियो किसी और का था, मैं किसी और स्टूडियो में पढ़ा रहा था, तो गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। नभ, नभ यानी क्या होता है? आकाश, आकाश। कवि क्या कह रहा है? आकाश में पाती बंधे यानी पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध बगुलों के पंख यानी कि चुराए लिए जाती हुई मेरी आंखें। कवि कह रहा है आकाश में, सांझ का समय था, आकाश में काले काले बादलों में, काले काले बादलों पर सफेद सफेद बगुले पंक्तिबद्ध उड़ रहे थे। समझ में आया? सांझ के समय में काले काले बादलों पर पंक्तिबद्ध बगुले उड़ रहे
थे, सफेद सफेद बगुले उड़ रहे थे, सफेद होते हैं बगुले वैसे, चुराए ले जाती हुई मेरा, और वह दृश्य इतना मनमोहक था कि कवि कह रहा है वो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। कवि उसे अपलक रूप से देख रहा था, तो कवि को अच्छा लग रहा था, तो वो कह रहा था भी कोई रोको रोको इसे, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, ये मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कजरारे बादलों में छाई नभ छाया, और ऐसा लग रहा था कजरारे बादलों में, काले काले बादलों में कोई आकाश की छाया जैसे सफेद सफेद तेज श्वेत काया, यानी किसी का शरीर जो होता है ना, सफेद सफेद शरीर होता है, काले काले बादलों पर ऐसे सफेद शरीर वाले पंक्तिबद्ध रूप में ऐसे उड़ता हुआ जा रहा था। और कब? सांझ के समय में, जो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे थे। कवि क्या कह रहा है कि आकाश में सांझ के समय में सफेद सफेद बगले पंक्तिबद्ध उड़ रहे थे, और वो ऐसा लग, काले काले बादल, कजरारे बादल, काले काले बादल, छाई नभ छाया, और उसमें एक बिल्कुल आकाश को पूरी तरह से ढक रखा था। छाई नभ छाया यानी कि उन बगुलों पंक्तिबद्ध बगुले जो उड़ रहे थे वो पूरे आकाश को ढक रखा था। और वो कैसे नजर आ रहा था? तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, वो ऐसा लग रहा था कि सांझ के समय में कोई सफेद श्वेत काया तैर रही हो। कब? सांझ के समय। और कैसे उड़ रहे थे? पंक्तिबद्ध। होले होले जाती मुझे बांध निज माया में, और धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, होले होले धीरे धीरे, धीरे धीरे वे मुझे अपनी इस माया जाल में मुझे बांध कर चुरा कर मेरी आंखों को ले जा रहे थे। उसे कोई तनिक रोक रखो, तनिक यानी कोई थोड़े से समय के लिए, उसे कोई कुछ समय के लिए रोक के रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, वो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। नम में पाती बंधी बगुलों की पांखें, यानी कि आकाश में सफेद सफेद बगुलों की, यानी बगुलों की पंक्तिबद्ध एक श्वेत काया उड़ रही थी, पंक्तिबद्ध। और वह दृश्य कवि को ऐसा लग रहा था बहुत अच्छा, वह कवि उसे अपलक रूप से, बिना पलक झपकाए, एकदम रूप से, एक टक रूप से इस प्रकार से देख रहा था, और कह रहा था कि कोई रोको इसे, ये मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। बात समझ में आई? अब देखो वापस से इसको यहां से हम समझेंगे ना, यहां से समझेंगे वापस से। देखो, काले काले बादलों पर, काले काले बादलों पर बगुलों के पंक्तिबद्ध, यानी बगुले सॉरी, काले काले, देखो आकाश में काले काले बादलों पर पंक्तिबद्ध बगुले उड़ रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। और क्या रह जाता था? उस पूरे आकाश को वो पंक्तिबद्ध बगुले पूरे आकाश को अपनी तेज श्वेत काया के रूप में उसे ढक रखा था। जो काले काले बादल होते हैं आकाश में, वैसे लग रहा था कि सफेद सफेद बादल हो रहे हैं। अब वो धीरे धीरे मुझे अपनी माया जाल में फंसा रखा था, बांध रखा था, और वो कोई कवि कह रहा था कि मुझे इसे कोई थोड़ी देर के लिए रोको, क्योंकि वो मेरी आंखों को चुरा कर ले जा रहे हैं। क्योंकि कवि को यह दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख लो, अगर काव्यांश भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्तिबद्ध उड़ते हुए बगुलों ने एक मनमोहक दृश्य उपस्थित कर रहे हैं, और मैं इन्हें उड़ते हुए अपलक अर्थात एक टक देख रहा हूं। यह मनमोहक दृश्य मेरी आंखों को चुरा ले जाते हैं, अर्थात मेरे मन को चुरा ले जाते हैं। काले काले बादलों की छाया आकाश पर छाई हुई है, और मानो ऐसा लग रहा है कि सायंकाल की उजली सफेद काया उन पर तैर रही हो। आगे कवि कहते हैं कि यह दृश्य इतना आकर्षक एवं मनमोहक है कि यह मुझे अपने जादू में धीरे धीरे बांध रहा है, मैं उसमें खोया जा रहा हूं। कवि आह्वान करता है कि इस आकर्षक एवं मनमोहक दृश्य के प्रभाव को कोई रोके। वह इस दृश्य के प्रभाव को देखना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो कवि की आंखों को चुराकर अर्थात उनके मन को चुराकर ले जा रहा है। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आंखें अटक कर रह जाती हैं, वह दृश्य में कहीं खो जाता है। भाई कोई भी सुंदर चीज दिखेगी आप खोगे, सीधी सी बात है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ईमानदारी से बताना, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ये आगे आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। भाषा कैसी है? सरल एवं सहज है। कविता में सभी दृश्य गतिशील है, चलते हुए नजर आ रहे हैं, गति करते हुए। चाक्षुष बिंबों का प्रयोग हुआ है। चाक्षुष क्या होता है? ऐसे चित्र जो हमारी आंखों में एक चित्र सा छप जाता है कि हमने देखा है, ऐसा उड़ता है, मैंने ये चित्र देखा है।
और आप पढ़ोगे जब ऐसा चित्र आपके दिमाग में छप जाएगा, उसे कहते हैं चाक्षुष भी। होले होले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी धीरे धीरे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहां कोई भी शब्द की आवर्ती और दोनों शब्दों का अर्थ समान हो। सायंकाल का मानवीकरण किया गया है, तो यहां मानवीकरण अलंकार है। वर्णों की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं हमारे सवाल। पहला सवाल है क्या है? बगुलों के पंख कविता में आकाश में किसकी पंक्ति बंधी है जिससे कवि सुंदरता का चित्रण किया है? बता सकते हो? आकाश में किसकी पंक्ति बंधी हुई है बगुलों के पंख कविता में? तो बगुलों की उड़ रही है, सीधी सी बात है। बतखों की मत कर देना, दोनों नाम एक जैसे हैं, बगुलों की ध्यान रखना। बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात की है? मन, हृदय, बुद्धि, आंख। ये तो गजब सवाल है। मन को भी चुराए जा रहे हैं, आंखों को भी, लेकिन आया क्या था? आंख आया था, तो हम तो आंख ही करेंगे। आंख को चुराए ले जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना। मन मत करना, मन आया नहीं है कहीं, मन आया क्या कहीं? देख लो, मन को चुराए यानी आंखों को चुराए ले जा रही है। हाँ, मन, हम लोग उसका भावार्थ निकाल, देखो किसी भी कविता को जब लोग पढ़ते हैं, कवि ने पता नहीं क्या अर्थ समझ कर रखा होगा। अब प्रत्येक इंसान उसका अर्थ अपने अनुसार तो समझेगा। अब कवि ने क्या सोचा उस समय, अब आज पाठक, कोई भी पाठक हो, नए नए जमाने में वो नए नए अर्थ निकालता ही रहेगा अपने समय के अनुसार, ये ध्यान रखना। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत हो रहे थे? बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत हो रहे थे? प्रातःकाल की सुंदर काया, सांझ काल की पीली काया, रात्रि की काली काया, सांझ की श्वेत काया। जैसे सांझ में सफेद शरीर की काया डोलती रहती है, यानी क्या होता है? सांझ के समय क्या होता है? सफेद सफेद सा नहीं हो जाता, कभी पीला पीला, कभी सफेद सफेद सा, ऐसा होता है, बिल्कुल रोशनी ऐसे छा जाती है एक समय के लिए, वैसा ही मौसम हो रहा है। कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? कौन सा सौंदर्य? पंक्तिबद्ध, काया रूपी सौंदर्य, माया रूपी सौंदर्य, जाल रूपी सौंदर्य, पंक्तिबद्ध रूपी सौंदर्य? बता सकते हो? कौन सी माया यानी आकर्षण में बांध रखा है? बता सकते हो? पंक्तिबद्ध रूपी या जाल रूपी या माया रूपी या काया रूपी? पंक्तिबद्ध रूपी, ये सॉरी माया रूपी, वो बताया गया ना, माया रूपी सौंदर्य। देखो यहाँ पे देखो माया, ध्यान याद रखना, ये गलती हो जाती है भाई, आप भी ध्यान रख रहे हो। माया रूपी सौंदर्य कवि को आकर्षण में बांध रही है। यानी माया रूपी यानी माया जाल जिसे कहते हैं हम लोग, छल प्रपंच जिसे हम लोग कहते हैं वो। नेक्स्ट, बगुले कैसे उड़ रहे हैं? पंक्तिबद्ध उड़ रहे हैं, ठीक है। कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया? कागज का पन्ना ने कवि ने कौन सा उपनाम दिया है? चौकोना खेत, बीज, रक्षक का अक्षय पात्र, अनाज का मजार। उपनाम बताना है कागज के पन्ने का, क्या नाम बताना है? उपनाम। कागज के पन्ने को क्या कहा है? चौकोना खेत भी कहा है, रक्षक का पात्र भी कहा है। बताओ क्या कहोगे आप लोग यहाँ पे? कागज का क्या नाम का? चौकोना खेत कहा है, ठीक है। रस का अक्षय पात्र तो उसे कहा गया है अलग से, लेकिन उपनाम क्या है? कागज के पन्ने को चौकोर खेत कहा है, स्टार्ट में पता चल गया था। कवि कल्पना रूपी बीज किस पर बोया था? कवि ने कल्पना रूपी बीज किस पर बोया था? कागज के पन्ने पर। भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? किसी को बता देना, मुझे दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कर देना बेटा, ठीक है। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? कौन सा रसायन डालता है? अभी कवि ने विचार रूपी बीज बो दिया, अब उसमें रसायन डालता है, कौन सा रसायन डालता है अभी? भावनाओं का, विचारों का, कल्पना का या भावों का? बता सकते हैं आप लोग मुझे? कल्पना रूपी रसायन पी, अंकुर के रूप में फोड़ते हैं, तो कल्पना रूपी रसायन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? बता सकते हैं? साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? अनंत काल तक चलती है। क्यों? साहित्य में जो कवि ने आज लिखा वो अनंत काल तक चलती ही रहेगी। कवि ने किसे रसायन कहा है? कवि ने किसे? कल्पना को रसायन कहा है। पल्लव पुष्पों से नमित व निशेष में अलंकार कौन है? पी 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 पे 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 आ रहा है, बताओ। पल्लव रूपी पुष्प, रूपक अलंकार, याद रखना, पल्लव रूपी पुष्प, ये ध्यान आपको रखना है। बगुलों के पंख किसकी रचना है? उमा शंकर जोशी। ये कहां के लिए महत्वपूर्ण? ये सीयूईटी के लिए महत्वपूर्ण। प्यारे बच्चों ध्यान रखना आप लोग। यहां कवि किस खेत की बात करता है? किस खेत की बात करता है? अभी मन रूपी खेत? ना 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 ना। प्रेम रूपी खेत? ना 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 ना। हरियाली रूपी खेत? ना 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 ना। कागज रूपी खेत की बात करता है। चौकोर मेरा खेत, कागज का छोटा सा पन्ना। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? कौन सा बीज बोया? अभी
विचार रूपी बीज, शब्द रूपी बीज, धान रूपी बीज या प्रेम रूपी बीज। तो कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? शब्द रूपी बीज बोया था, जो विचार रूपी आया था, शब्द रूपी बीज। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ? ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है, बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा, पर इसका आंसर यहाँ मिल ही जाता है। एक ये भी देखो, ये सवाल ये सब सीयूटी के लिए है, ये ध्यान आपको रखना है। कौन सा? कि आपसे पूछेगा संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कब होता है, तो कहोगे 47 में। उमाशंकर जोशी का जन्म कब होता है? 1911 में। ये सीयूटी के लिए बेटा दोनों के दोनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं, क्योंकि आपके जितने भी चैप्टर ना, आरो भाग 2, वितान भाग 2, अभिव्यक्ति और माध्यम, जितने भी चैप्टर हैं उनके कवि परिचय, उनकी रचनाएं आप लोग पढ़ करके जाएंगे। क्या पता वहीं से सवाल आ जाए सीयूटी में। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा संस्कृत पत्रिका का प्रकाशन उमाशंकर जोशी ने कब किया? स्वतंत्रता के वर्ष। या आप ये पूछेगा स्वतंत्रता के वर्ष उमाशंकर जोशी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, ये भी पूछा जाए। अरे भाई 47 है ना स्वतंत्रता वर्ष, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के वर्ष उमाशंकर जोशी ने किस कविता का किस पत्रिका का प्रकाशन करते हैं? तो संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, इन दोनों कविताओं का गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? यानी कि लिखी गई थी गुजराती भाषा में उमाशंकर जोशी ने, और हिंदी भाषा में अनुवाद, टीकाकार। अनुवाद करने वालों क्या कहते हैं? टीकाकार कहते हैं। ठीक है, तो किसने की? रघुवीर चौधरी, भोलाभाई पटेल, उपयुक्त दोनों, रमाशंकर जोशी। तो बताइए जल्दी से मुझे क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। तो रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल दोनों, उपयुक्त दोनों। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू सब्जेक्टिव एंड लेटर राइटिंग वाले सवाल। छोटे चौकोने खेत की कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? यानी उन्होंने यही कहा है कि जिस प्रकार से एक किसान मेहनत करता है एक छोटे से खेत में आना, और वैसे ही मैं मेहनत करता हूं अपने कागज के पन्ने पर, जैसे उन्होंने खेत कहा है। वैसे ही जैसे फसल प्राप्त करता है, मैं कविता भी फसल प्राप्त करता हूं। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में यही अर्थ निहित है कि कवि कर्म को खेत में बीज बोने की तरह माना है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटता है, उसी प्रकार कवि भी अपने पन्ने पर विचार रूपी बीज बोता है और कविता रूपी फसल काटता है। इसके माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि कविता की रचना करना सरल कार्य नहीं है। जिस प्रकार एक किसान को खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार कविता रचने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत है? फटाफट बताइए। चले आगे देखिए, रचना के संदर्भ में अंदर और बीज क्या है? अंदर भाव रूपी शब्द रूपी, बीज क्या है? शब्द रूपी बीज। अंदर क्या है? भाव। अंदर का से है भाव रूपी आंधी और तूफान से है, और किसी मन में अचानक किसी स्थिति को देखकर उत्पन्न होते हैं, चाहे वह प्रकृति, वस्तु, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे गांव की चौपाल देखकर नागार्जुन को कविता लिखने का भाव उत्पन्न होता है, उसी प्रकार क्रोंच नामक पक्षी के करुण आवाज को सुनकर वाल्मीकि के मन में काव्य उत्पन्न हुआ। बीज का आशय जब कवि को अपने विचार और अभिव्यक्ति से है। जब किसी विषय पर कवि को अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है तो वह किसी पन्ने पर उसे लिपिबद्ध करने के व्याकुल हो उठता है। ठीक है, तो बीज क्या है? शब्द के रूप में आता है, और अंदर क्या है? भाव, यानी भाव रूपी शब्द। रस का अक्षपात्र ने से कवि ने रचना कर्म किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? आपको याद होगा कि जब द्रौपदी को सूर्य भगवान ने क्या दिया था? अक्षय पात्र दिया था, तो वह जितना खाती थी उसमें उतना ही वापस से भर जाया करता था। वैसे ही कविता को कवि ने भी रस का अक्षय पात्र कहा है। रस का शाब्द, अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट न होने वाला, पात्र का अर्थ है कटोरा, यानी ऐसा कटोरा जिसमें रस कभी समाप्त नहीं होता है।
कविता की रसानुभूति भी इसी तरह की होती है। कहने का तात्पर्य है कि रसानुभूति का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य भगवान ने द्रौपदी को दिया था, जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं हुआ था, उसी प्रकार रस पात्र को जितना बांटा जाता है वह उतना ही भरता जाता है। यह रस चिरकाल तक आनंद देता है, जिसका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। खेत का अनाज तो खत्म हो सकता है, लेकिन काव्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। उसे पाठक या कवि जितना पढ़ता है उतना ही रस उत्पन्न होता है। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है। कविता रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? आगे देखिए। बगुलों के पंख कविता में आया निज माया से लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट करना है। तो आकाश में पंखते बगुलों को उड़ता हुआ देखकर कवि ने कहा है कि प्रकृति का वह मनमोहक दृश्य, वह जादू है, आकर्षण है जो प्रकृति को आत्म विभोर कर रहा है। ये सवाल मैंने अलग से बनाया, ध्यान रखना थोड़ा। निज माया का लाक्षणिक अर्थ। कवि किस माया जाल से बचने की बात करता है? बगुलों की पंक्तिबद्ध। तो काले काले बादलों में सफेद बगुलों की पंक्तिबद्ध उड़ान की सुंदरता की माया जाल से बचने की बात कहता है। उमाशंकर जोशी की प्रस्तुत दोनों कविता छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख का गुजराती से हिंदी में अनुवाद क्रम से किसने किया? तो रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया था। तो ये थी हमारी दो कविताएं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? यह है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा एक बार फटाफट मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे, यस या नो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा।